बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11C विस्को इलास्टिक डिफॉर्मेशन। बात तो हम वही कर रहे हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहे हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात कर रहे हैं। इसमें ऐसे पॉलीमर्स हैं जो विस्को इलास्टिक हैं, उनकी बात हो रही है, ठीक है। और विस्को इलास्टिक डिफॉर्मेशंस, इसके अंदर अमॉर्फस पॉलीमर्स का टेम्परेचर के साथ क्या बिहेवियर होगा, तीन तरह से वो बिहेव करेंगे। अमॉर्फस पॉलीमर्स कौन से हैं? जिसके अंदर क्रिस्टलाइन रीजन कोई नहीं होता, सारा का सारा आपका जो पॉलीमर है वो डिसऑर्डर्ड फॉर्म में है, कोई भी उसका रीजन ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं है। तो अमॉर्फस पॉलीमर में बिहेव लाइक ए ग्लास एट लो टेम्परेचर के ऊपर ग्लास की तरह बिहेव करेगा। ग्लास का क्या मतलब है? जिस तरह ग्लास होता है, शीशा होता है, ग्लास होता है, ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब क्या करती है? ग्लास स्लैब के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं, स्ट्रेस लगाते हैं, स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाती है, फिर स्ट्रेस लगाते हैं, फिर और स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाती है, फिर स्ट्रेस लगाते हैं तो फ्रैक्चर पॉइंट पर पहुंच जाता है और ग्लास जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो ये कह रहा है कि अमॉर्फस पॉलीमर्स बिहेव्स एज ए ग्लास एट लो टेम्परेचर पर अमॉर्फस पॉलीमर्स कैसे होने हैं? ब्रिटल होंगे। वही पॉलीमर बिहेव लाइक ए रबरी सॉलिड। वही पॉलीमर जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देंगे, कहाँ तक लेके आ जाएंगे? ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर तक लेके आ जाएंगे। उसी पॉलीमर का टेम्परेचर जब ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर तक पहुँच जाएगा, जैसे PVA का 80 डिग्री सेल्सियस है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, तो ये बिहेव करेगा जस्ट लाइक ए रबरी सॉलिड, रबड़ की तरह होगा, रबड़ की तरह होगा। यानी अगर हम PVA की बात करें, PVA का जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो 80 डिग्री सेल्सियस है। याद रखना कि PVA अमॉर्फस नहीं है, हम अमॉर्फस की बात कर रहे हैं। सेमी क्रिस्टलाइन है, 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो रबरी सा हो जाएगा, और जब टेम्परेचर कम हो जाएगा 70, 60, 50, 30, 20 रूम टेम्परेचर हो जाएगा, तो वो ग्लास की तरह बिहेव करेगा, जस्ट ए ग्लास का क्या मतलब है? ब्रिटल होगा। और फिर टेम्परेचर जब इंक्रीज़ कर दिया जाएगा ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के साथ, तो इस पॉलीमर का जो बिहेवियर है वो विस्कस लिक्विड सा हो जाएगा, लिक्विड है, एक लिक्विड की तरह, विस्कस लिक्विड की तरह बिहेव करेगा एज द टेम्परेचर इज़ फर्दर रेज्ड। तो जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं पॉलीमर की वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, स्ट्रॉन्गली टेम्परेचर डिपेंडेंट है। लो टेम्परेचर के ऊपर यानी ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, हर पॉलीमर का कोई एक टेम्परेचर होता है, ख़ास टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पर वो रबरी सा बन जाता है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। हर पॉलीमर का अलग से अलग होता है, PVA का और है, PVC का और है, नायलन का और है, PMMA का और है, PPY का और है। हर पॉलीमर का एक ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पर वो रबरी सा बिहेव करता है। अगर उस टेम्परेचर से लो टेम्परेचर कर दिया जाए तो वही पॉलीमर ग्लास की तरह बिहेव करेगा, यानी कि ब्रिटल हो जाएगा। और अगर उसका टेम्परेचर TG से बड़ा कर दिया जाए, ग्लास ट्रांजिशन से बड़ा कर दिया जाए, तो फिर वो विस्कस लिक्विड की तरह बिहेव करेगा। फॉर एग्जांपल PVA दैट इज़ ए सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर is like glass. PVA is like a glass below 80 डिग्री सेल्सियस। 80 से नीचे जाएं तो वो ब्रिटल होगा, अबव 80 जाएं तो वो अबाउट 80। जब हम अबाउट 80 पे जाएंगे, 80 डिग्री सेल्सियस पर तकरीबन जाएंगे, तो ये रबरी सॉलिड होगा, और जब उसे टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो फिर ये विस्कस लिक्विड बन जाएगा। For relatively small deformation, the mechanical behavior at low temperature, जबकि ग्लासी होगा लो टेम्परेचर के ऊपर, may be elastic and this obeys the Hooke's law। लो टेम्परेचर के ऊपर वो टेम्परेचर जो उसका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर है, उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो ग्लासी टाइप होंगी, इलास्टिक होंगी, हुक्स लॉ को ओबे करेगा। जैसे ही हुक्स लॉ कि ओबे ख़त्म होगा, यील्ड पॉइंट आएगा, फ़ौरन फ्रैक्चर पॉइंट जो है वो पहुंच जाएगा, यानी कि ब्रिटल बिहेवियर होगा। एट हाईएस्ट टेम्परेचर
विस्कस और लिक्विड लाइक बिहेवियर शोज, अगर टेम्परेचर को हाई कर दिया जाए, ग्लास ट्रांजिशन से टेम्परेचर जितना ऊपर जाता जाएगा, बिहेवियर जो है वो विस्कस लिक्विड लाइक होता जाएगा। फॉर इंटरमीडिएट टेम्परेचर द पॉलीमर इज़ रबरी सॉलिड दैट एग्जिबिट द कंबाइंड मैकेनिकल characteristics of these two extremes, glass or rubbery, or the condition is termed as viscoelastic conditions। तो जिसमें विस्कोसिटी भी है, विस्कस भी है, लिक्विड लाइक भी है और इलास्टिक यानी कि ब्रिटल भी है, यानी कि इंटरमीडिएट सी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर। तो जो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ हैं इंटरमीडिएट टेम्परेचर के ऊपर अचीव होंगी और वो होंगी विस्को इलास्टिक, और इस जो कंडीशन है पॉलीमर की उसे हम कहेंगे विस्को इलास्टिसिटी। इलास्टिक बिहेवियर कैसे है, यहाँ फिगर ए और बी में दिखाया गया है। इलास्टिक बिहेवियर इसका मतलब है पॉलीमर के ऊपर आप लोड डाल दें और अनलोड कर दें तो ये टाइम के साथ ये डिपेंड नहीं करेगा। टाइम यहाँ पर जितना मर्ज़ी बढ़ा दें या कम कर दें, तो जैसे ही आपने लोड डालना है ये इस कंडीशन में आ जाना है, जैसे लोड आपने उतारना है ये दूसरी कंडीशन में आ जाएगा। इसी तरह इसकी जो स्ट्रेन है वो भी टाइम डिपेंडेंट नहीं है। तो इलास्टिक बिहेवियर ये है जिसमें हुक्स लॉ ओबे होता है। और इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज़ इंस्टेंटेनियस। इलास्टिक डिफॉर्मेशन इंस्टेंटेनियस है कि विद इन इलास्टिक लिमिट आप रहेंगे तो जितनी स्ट्रेस लगाएंगे उतनी स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ये जो ग्राफ है जो दिखाई हुई फिगर ए और बी, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व नहीं है, ये लोड टाइम ग्राफ है और स्ट्रेन टाइम ग्राफ है। ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व नहीं है कि आपको उसकी जो है वो स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ऐसा नहीं है। अगर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, वो हुक्स लॉ को बे करेगी, वही होगी स्ट्रेस और स्ट्रेन हुक्स लॉ वाली लाइन होगी। लेकिन ये लोड टाइम ग्राफ है और स्ट्रेन टाइम ग्राफ है, और इसमें जो लोडिंग अनलोडिंग है ये टाइम के साथ डिपेंड नहीं कर रही। इसके ऊपर पॉलीमर के ऊपर आप स्ट्रेस डाल देंगे, स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगी, ये टाइम डिपेंडेंट नहीं रहेगी। यानी हुक्स लॉ के अंदर ये आप लोड डालते हैं या स्ट्रेन डालते हैं, ये टाइम डिपेंडेंट नहीं होता। इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज़ इंस्टेंटेनियस विच मीन्स दैट द टोटल डिफॉर्मेशन और स्ट्रेन अकर्स व्हेन द स्ट्रेस इज़ अप्लाइड और रिलीज्ड। तो इसके अंदर स्ट्रेन कब प्रोड्यूस होनी है, जब आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगी, स्ट्रेस को रिलीज़ कर देंगे स्ट्रेन ख़त्म हो जाएगी। द स्ट्रेन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। स्ट्रेन का टाइम के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अपॉन रिलीज ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रेस, जैसे एक्सटर्नल स्ट्रेस को रिलीज़ करेंगे डिफॉर्मेशन इज़ टोटली रिकवर्ड। दोबारा वही उसकी ओरिजिनल शेप एंड साइज़ को आप रिट्रीव कर सकते हैं। जितनी एनर्जी आप डिफॉर्मेशन में लगा रहे हैं उतनी एनर्जी को आप दोबारा रिट्रीव कर सकते हैं। द स्ट्रेस व्हेन अज्यूम्स इट्स ओरिजिनल डिफॉर्मेशन। ये इलास्टिक बिहेवियर को बता रहे हैं। This behavior is represented in figure B as the strain versus time। ये B में strain versus time है। For instantaneous load time curve as shown in figure A, load time curve यहाँ पे दिखाई, load time और strain time curve जो है यहाँ पे दिखाई गई है। Viscous behavior उससे different होगा। ये भी strain time graph है और ये भी stress strain curve नहीं है, ये भी strain time graph है। स्ट्रेन टाइम ग्राफ के अंदर जैसे ही आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, और टाइम के साथ आप देख सकते हैं कि स्ट्रेस बढ़ाने के साथ स्ट्रेन जो है वो बढ़ती जा रही है, और इस तरह का इसका जो ग्राफ है वो बनेगा। यानी ये जो विस्कस बिहेवियर है ये टाइम डिपेंडेंट है। टाइम बढ़ता जाएगा तो इसकी जो स्ट्रेन है वो बढ़ती जाएगी, टाइम कम होता जाएगा स्ट्रेन इसकी कम होती जाएगी। जबकि पहले फिगर के अंदर टाइम बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो उसमें लोड की एक ही वैल्यू देखें, एक ही लेवल नज़र आ रहा है। स्ट्रेन बढ़ रही है कम हो रही है उसमें एक ही लेवल जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर टाइम इंडिपेंडेंट है और यहाँ भी टाइम इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये कर्व टाइम डिपेंडेंट कर्व है। टाइम के साथ स्ट्रेन बढ़ती जा रही है, टाइम के साथ स्ट्रेन कम होती जा रही है। इट इज़ कंट्रास्ट बिहेवियर एज़ कम्पेयर टू इलास्टिक बिहेवियर। विस्कस बिहेवियर इलास्टिक बिहेवियर से बिल्कुल कंट्रास्ट है, डिफरेंट है। फॉर विस्कस बिहेवियर डिफॉर्मेशन और स्ट्रेन इज़ नॉट इंस्टेंटेनियस। इसमें आप देख सकते हैं कि स्ट्रेन इंस्टेंटेनियस नहीं, अगर इंस्टेंटेनियस होती तो फिर ये देखें सीधी स्ट्रेट लाइन यू बन जानी थी और यू बन जानी थी, इस तरह ही है नहीं। दैट इज़ इन रिस्पॉन्स टू एन अप्लाइड स्ट्रेस। डिफॉर्मेशन इज़ डिलेड और डिपेंडेंट ऑन टाइम। डिफॉर्मेशन टाइम डिपेंडेंट है। आल्सो दिस डिफॉर्मेशन इज़ नॉट रिवर्सिबल और completely recovered
आफ्टर द स्ट्रेस इज़ रिलीज। ये रिकवरेबल भी नहीं है, रिवर्सिबल भी नहीं है। पहले रिवर्सिबल थी, अब ये रिवर्सिबल नहीं है। ये हुक्स लॉ को बे नहीं कर रहे। दिस फिनोमेना इज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड इन फिगर बी। इसको इलास्टिक बिहेवियर, ये इंटरमीडिएट बिहेवियर है, तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस इन मैनर ऑफ द फिगर ए, जैसे फिगर ए में दिखाया गया है। और इसमें ये देखेंगे टाइम डिपेंडेंट नहीं है, ये इंस्टेंटेनियस बिहेवियर है। और इसमें स्ट्रेस, इसमें हुक्स लॉ बे कर रहा है। इंस्टेंटेनियस इलास्टिक स्ट्रेन, इसमें ये इलास्टिक बिहेवियर है जो शो कर रहा है फिगर ए के अंदर, विच इज़ फॉलोड बाई ए विस्कस टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन। ये विस्कस टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन है, ये देखें ये टाइम डिपेंडेंट है। और इसका जो स्ट्रेन टाइम ग्राफ है वो बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे ए पॉइंट पर आपने स्ट्रेस अप्लाई की, इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होना शुरू हो गई, स्ट्रेन बढ़ती गई टाइम के साथ, और फिर ये दूसरा टाइम है, और जहाँ पर आपने उसको स्ट्रेन को रिमूव कर दिया है, तो फिर ये कर्व इस तरह की बनी है। विच इज़ फॉलोड बाई अ विस्कस टाइम डिपेंडेंट अ फॉर्म ऑफ एन इलास्टिसिटी। दिस बिहेवियर इज़ इलस्ट्रेटेड इन दिस फिगर सी। अब इसकी जो एग्जांपल है, फेमिलियर एग्जांपल ऑफ दिस विस्कोइलास्टिक एक्सट्रीम इज़ फाउंड इन ए सिलिकॉन पॉलीमर दैट इज़ सोल्ड एज ए नोवेलिटी एंड नोन बाई सम एज सिली पट्टी। ये एक नाम है, सिली पट्टी है, ये सिलिकॉन पॉलीमर है। और विस्को इलास्टिक बिहेवियर की ये बेहतरीन एग्जांपल है सिली पट्टी, और ये बाज़ार में मिलती है। इस तरह आप फिगर इसकी देख सकते हैं, और ये बच्चे खेल सकते हैं, एज ए टॉय यूज़ करते हैं। इसके अंदर ये बॉल सा होता है, इस बॉल के अंदर ये मटेरियल मिलेगी आपको, और इस मटेरियल को हम कहेंगे सिली पट्टी। और सिली पट्टी इज़ यूज्ड एज टॉयज़, बच्चे लेके खेलते हैं, जिस तरह वो क्ले के साथ खेलते हैं इस तरह सिली पट्टी जो है वो मिलती है। तो सिली पट्टी के साथ बच्चे उसी तरह टॉय बना के खेलते हैं। और अगर सिली पट्टी को निकाल के आप उसका बॉल बना लें, और इस फर्श के ऊपर आप या किसी सरफेस के ऊपर आप उसको हिट करें, तो वो बॉल की तरह बाउंस करेगा। और फिर उसी बॉल को आप वो बिल्कुल क्ले की तरह स्ट्रेच कर सकते हैं, और फिर उसके दरमियान ट्विस्ट कर सकते हैं, जो मर्ज़ी कर लें। तो आप उसको खींचते हैं, खींचेंगे तो वो लंबी सी होती जाएगी, और अगर आप उसको थोड़ा सा टर्न करेंगे तो वो टूट भी जाएगी। यानी कि सॉलिड बिहेवियर भी है, और इसमें इलास्टिक बिहेवियर भी है। और उसके आप बॉल बना लें तो वो उसमें बाउंस भी आपको देगा। तो सिली पट्टी इज़ यूज एज टॉयज़। इसके अलावा ये यूज़ होती है टू रिमूव डर्ट, ठीक है, डर्ट को रिमूव करने के लिए यूज़ होती है। यूट्यूब के ऊपर इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस पड़े हुए हैं, आप इसको देख लें। सिली पट्टी थोड़ा सा सर्च करें तो आपको दिखाएगा कि किस तरह आप ये बाज़ार से ख़रीदते हैं। इसी को खोल के अंदर ये बॉल सा बना हुआ है, एग सा बना हुआ है, इस एग को खोलेगा, प्लास्टिक का एग है, इस एग के अंदर वो सिली पट्टी एक सिलिकॉन पॉलीमर है, वो निकालेगा, उसी के बॉल बनाएगा, वो आपको बाउंस करके दिखाएगा कि वहाँ पर बाउंस भी हो रही है। फिर उसी को आप खींच के आप उसको लंबा भी कर सकते हैं, और फिर आप उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, थोड़ा सा आप उसको डिफॉर्म करेंगे तो वो ब्रेक भी हो जाती है। और ये एक तो टॉय के तौर पे यूज़ होती है, विस्को इलास्टिक मटेरियल है। और इसके अलावा टू रिमूव डर्ट, ठीक है, टू रिमूव लेंट को, कॉटन फाइबर्स को, अगर कॉटन फाइबर्स पड़े हुए हैं तो जिस तरह वो, तो कॉटन फाइबर्स के ऊपर आप इसको रख दें तो वो इसका चिमट जाएंगे। तो लिंट को कलेक्ट कर सकते हैं। पेट हेयर्स अगर हैं कहीं पे बिखरे हुए हैं तो आप उनको भी रिमूव कर सकते हैं। इंक को भी रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम वेरियस सर्फेस। तो डर्ट, लिंक और पेट हेयर्स और इंक वगैरह को वेरियस सर्फेस के ऊपर आप रिमूव भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई पिक्चर है तो उसके ऊपर अगर आप पिक्चर के ऊपर वो लगा दें, यही सिली पट्टी आप पिक्चर के ऊपर पेस्ट कर दें, हाथ के साथ फैला दें, और उसको ऊपर उठा के देखें दोबारा, तो वो जो पिक्चर बनी होगी वो उसी तरह का उसमें स्केच जो है वो बन जाता है। वो भी आप देख सकते हैं। When rolled into a ball and dropped onto a horizontal surface, it bounces elastically. The rate of deformation during the bounces is very rapid. इसमें बाउंस होगा, अगर आप बॉल बना देंगे, बॉल को हिट करेंगे सरफेस का तो वो बाउंस करेगी। However, if pulled in tension with a gradually increasing applied stress, अगर आप applied stress के साथ उसको बाहर की तरफ खींचेंगे, the material elongates or flows like highly viscous liquid, तो वो फ्लो कर जाएगी और इलोंगेट हो जाएगी। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। फॉर दिस एंड अदर विस्कोइलास्टिक मटेरियल द रेट ऑफ स्ट्रेन डिटरमिन वेदर द डिफॉर्मेशन इज इलास्टिक और विस्कस।
Viscoelastic behavior of polymeric material is dependent on both time and temperature. Several experimental techniques may be used to measure this quantity of this behavior. Two parameters are used in this regard. Viscoelastic प्रॉपर्टीज़ को फाइंड करने के लिए दो पैरामीटर्स हैं. विस्कोइलास्टिक रिलैक्सेशन मॉडुलस होता है, इलास्टिक मॉडुलस है, इसको भी हम फाइंड कर सकते हैं. और विस्कोइलास्टिक क्रीप मॉडुलस, दो तरह के मॉडुलस हैं जिनको हम स्टडी करते हैं विस्कोइलास्टिक डिफॉर्मेशन को स्टडी करने के लिए. इनकी डिटेल में अभी तो हम नहीं जा रहे, इसको बाद में हम देखेंगे कि इसको हम डिटेल में कहाँ तक हम इसको पढ़ सकते हैं.